उत्तर प्रदेश के सूबा संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कल जिस तरह विवाद हुआ उसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की पूरी तरह से जान चली गई। पुलिस पर लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम मृतक के परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस की फायरिंग में इन 5 नौजवानों की मौत हुई है। और तस्वीरों में वायरल वीडियोज़ में ये भी देखा जा रहा है कि जहां पुलिस प्रशासन एक तरफ लाठी डंडे हाथ में लिए है, वहीं बंदूकों से गोलियां चलाते हुए भी नज़र आ रहा है। हालांकि ज़िलाधिकारी और ज़िले के जो अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस ने कोई भी गोलीबारी वगैरह नहीं की है, प्लास्टिक के छर्रे वाले ही बंदूकों की इस्तेमाल किया गया था। कई गाड़ियां आग के हवाले की गईं। कई सवालिया निशान इस पूरी कार्यवाही पर लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल के इसी तमाम पुलिस अधीक्षक ने 7 एफआईआर को दर्ज कर कुल मिलाकर 2500 से ज़्यादा अज्ञात और ज्ञात लोगों के नाम मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं 25 लोगों को आज जो है वो जेल भेज दिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क, जो कि हाल ही में भी 2024 के लोकसभा में निर्वाचित हुए, उन पर भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर पत्रकार भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क तो उस वक्त संभल में मौजूद ही नहीं थे। तो उस पर एसपी का कहना है ये तमाम साजिश उन्हीं ने की है और उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आज शाम जब इस पूरे मामले में संभल की शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता, पक्षकार और साथ ही संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदर ज़फ़र अली ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर संगीन आरोप लगाए, इस पूरी हिंसा के बारे में खुलासे किए, तो पुलिस ने उसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए ज़फ़र अली को ही हिरासत में ले लिया। और जिसके बाद एसपी ने भी ये दावा किया कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, बल्कि उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं मस्जिद से लगातार ये ऐलान किया जा रहा था कि लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन इस पूरे हिंसा मामले में 5 जानों का तो नुकसान हुआ ही है, वहीं पूरे संभल शहर को ठंडा भी कर दिया गया है। पूरे संभल शहर की गलियों में सन्नाटा है, हर तरफ गम का माहौल है। वहीं लोगों में भय भी है कि पुलिस प्रशासन न जाने कब किसका दरवाज़ा खटखटा दे और गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंच जाए। के बारे में देना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ी देर पहले। हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे? स्टेटमेंट दिए गए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए उनको बुलाया गया है और उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन वो एक पक्षकार हैं, उनको इस तरह घर से लाना इलाज के लिए, तो क्या इससे प्रभावित तो नहीं होगा? उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई उठा के बहुत दूर था। हेलो, मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बात की जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। आपकी बात नहीं सुनेगी। क्या संभल की हिंसा से पूरे मुल्क में सियासत गर्म हो गई। आज लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भी संभल के मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन उससे पहले इस दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी आयम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर और सपा के विधायक सांसदों ने भी आज संसद में इस मुद्दे पर बात करने की बात कही थी। वहीं लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्यवाही पर, जो कि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, उनकी गोलियों से कोई भी जान नहीं गई, बल्कि पुलिस का ये दावा है कि लोगों ने उल्टा पुलिस पर फायरिंग की है, पथराव किया है और पुलिस की प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई है। तमाम बातें सोशल मीडिया पोस्टों के ज़रिए लगातार लोग ही पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं। पत्थरबाजी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जमकर कर रही है। सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जिस प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाता है, आखिर वो इस तरह का रवैया हाथ में बंदूकें लेकर फायरिंग करती कैसे नज़र आ रही है तस्वीरों में। तमाम वीडियोज़ मीडिया पर खुद वायरल हैं।
देखिए किस तरह से जमकर जो है वो गोलियां भी चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं और वहीं मीडिया कर्मी जान को जोखिम में डालते हुए लगातार इस तरह की वीडियोस दे रहे हैं। वहीं डीएम और जिला एसपी क्या कह रहे हैं, एक बार वो और सुन लीजिए। पीसी कर ली थी, इसलिए हमें शाम को पीसी करने की कोई अरे यार चुप हो जाओ भाई, दोबारा से मैं कर रहा हूँ। पीछे 3, 2, 1 रोल। आज हमने सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी। किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। मच्छर चला गया, पानी मच्छर चला गया। अब ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं थी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए, सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी, और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला, 23 तारीख को जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है,
जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे। तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है इस तरीके की चीजें। इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों, चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है। लेकिन कुछ और फुटेज है, वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है, वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पांव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो, तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है, बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने और उन लोगों को, जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है, उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होके, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला, और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। इनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सर, एक सवाल ये है, अभी सर आप जितने भी आपने बात की है, उससे एक बात ये स्पष्ट है कि पुलिस की तरफ से या प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था, किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं था। यानी जो वीडियो आए हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी, क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं, जांच आपकी भी चल रही है, आप इतनी जल्दी सभी तथ्यों पे नहीं पहुंच सकते, ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें पुलिसकर्मी गोली चलाते दिख रहे हैं। यानी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके पास कोई आदेश नहीं था। नॉन लिथल वेपन्स हैं, उनको प्रयोग करने का आदेश है, वो DM महोदय द्वारा दिया गया था, उन्हीं वेपन्स को प्रयोग किया गया है। कई वीडियो है सर जिसमें पिस्टल से गोली चलाते दिख रहे हैं। अब आप उसको अगर को आपके पास इंसास चलाते हुए अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, और इंसास से कोई फायर हुआ है, अगर आपको दिख रहा है, तो आप बिल्कुल लाइएगा, उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया। 3 लोग की जो मौत में साफ तौर पे दिख रहा है कि एक पिस्टल से जो है वो सीने सर के ऊपर से वो पिस्टल नहीं है, उसको कम से कम उसको 5-6 बार क्लियर कर दिया।